हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसीपी पीएससी। देखो, सही से 60 डेज भी नहीं बचे हैं हमारे पास, और इन इतने कम टाइम में हम अपने सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें। मतलब ये वीडियो हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि टिल टिल 20 मार्च सारे सिलेबस को हम कैसे कंप्लीट करें। आपका जो पेपर है वो 29 मार्च को है, मतलब मेंस जो है 29 मार्च से शुरू है। तो हम 20 मार्च तक अपना जो सिलेबस है उसको कैसे हम सारे को कंप्लीट कर लें, हम इसमें यही डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, क्या है ना कि 60 डेज भी नहीं बचे हैं, तो मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्मूला देती हूँ। आपकी कोई प्रिपरेशन हुई हो या नहीं हुई हो, इट डजेंट मैटर। अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर लोगे तो आपका जो लास्ट लैप में जितनी भी सारी आपकी प्रिपरेशन में कमियां हैं वो सारी पूरी हो जाएंगी। और ये मैं यही ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। अगर आप ACP PSC चैनल पे श्वेता सिंह SDM का एक क्लिप पड़ी हुई है। तो व्हाट शी डिड, क्या किया था श्वेता सिंह SDM ने, तो 2023 के कोर्स की बात है, 2023 के आंसर राइटिंग की प्रोग्राम की बात है। तो 2023 में जो है, जो प्रिडिक्शन रहा था नंबर ऑफ क्वेश्चन का, वो 96 क्वेश्चन रहा था कि 96 क्वेश्चन ACP PSC के आंसर राइटिंग प्रोग्राम से आए थे। और 2024 में आप देख सकते हैं 102, 2024 में 102 क्वेश्चंस। तो क्या है ना कि व्हाट शी डिड कि आंसर राइटिंग प्रोग्राम में 350 अराउंड क्वेश्चंस थे। तो श्वेता सिंह SDM ने व्हाट शी डिड कि सारे उन 350 जो आंसर राइटिंग के क्वेश्चन थे उनको एक बार लिख के देख लिया, उनके सिनॉप्सिस देख लिए। मतलब ऐसा है कि जितने वो सारे 350 क्वेश्चंस थे वो सारे प्रिपेयर कर लिए। तो क्या है कि 96 क्वेश्चन तो देखो डायरेक्ट ही आ गए, इनडायरेक्ट क्वेश्चन वैसे आ गए कि मतलब अगर 96 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली आपके आ रहे हैं 120 क्वेश्चन में से, तो आपका मतलब कितना सारा मेजर चंक आपका कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही जो है 102 क्वेश्चंस आए थे 2024 में। और इस बार जो है हमने 2025 की आंसर राइटिंग के लिए 552 क्वेश्चंस का सेट बनाया है कि कोई भी क्वेश्चन, मतलब पूरी कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो आंसर राइटिंग प्रोग्राम से ही आपके कवर हो जाएं और आपको कुछ और करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसमें क्या है कि आपके जैसे आपका सिलेबस है, तो आपके सिलेबस के हर टॉपिक को ध्यान में रखते हुए, सिलेबस के हर टॉपिक को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन डिज़ाइन किए गए हैं। जैसे एथिक्स है, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस है पहला टॉपिक, तो इसका जो है टेस्ट होगा और इस टॉपिक के क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो सिलेबस का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको आप कवर ना करोगे। तो इसी तरीके से आपके 152 क्वेश्चंस आपके बने हैं। आपकी प्रिपरेशन कितनी भी हुई है, आपकी प्रिपरेशन किसी भी स्टेज पे है, और अगर आपने ये 552 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लिया तो आप जो है अपना सारा सिलेबस आराम से 20th जो मार्च है उसको कवर कर लेंगे। तो देखो क्या है कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि 3 फेब से लेके 15 फेब तक आपको एथिक्स को जो है पढ़ना है। देखो, आप 2 तरीके हैं इसको करने के। पहला तरीका ये है, सपोज आपकी सारी प्रिपरेशन हो रखी है। पहला जो कैटेगरी है वो ये है कि जिसकी सारी प्रिपरेशन हो रखी है, तो वो क्या करे कि जैसे जिस भी नोट्स से अपना पढ़ा है उन नोट्स को रिवाइज़ करो, फिर इन जो क्वेश्चंस हैं इनकी आंसर राइटिंग कर लो। क्योंकि अगर आपने 60 डेज भी आंसर राइटिंग कर ली, इन क्वेश्चन की आंसर राइटिंग कर लो प्लस इनके सिनॉप्सिस देख लो, तो आपके जो नोट्स हैं उसमें जो भी कमी रही होगी वो ये सब कुछ फिल कर देगा। क्योंकि ये जो 552 क्वेश्चंस हैं इससे जो है आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। आपका ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो रह जाएगा। दूसरी कैटेगरी के लोग ये हैं जिनका सिलेबस कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ भी चीज़ कंसोलिडेट नहीं हुई है, कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ है, और समझ में नहीं आ रहा है कि इन 60 डे को किस तरीके से यूटिलाइज़ करें। एग्जैक्टली 60 डेज भी नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट 60 डेज को कैसे यूटिलाइज़ करें। कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सा क्या करना है कि आपको, जैसे आपने एथिक्स को आपने अपने या तो नोट्स से थोड़ा सा रिवाइज कर लिया,
अपने नोट से रिवाइज कर लिया थोड़ा बहुत और आंसर राइटिंग कर ली। आंसर राइटिंग कैसे करेंगे, आपने सिनॉप्सिस देख लिया, फिर इस तरीके से आंसर राइटिंग कर ली। या फिर आप क्या करिए, आप नोट्स को भी बिल्कुल मत देखिए, नोट्स को भी कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सा क्वेश्चन को देखो, सिनॉप्सिस को देखो और उसके बाद आंसर राइटिंग करो। मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से। देखो, सपोज सेकंड कैटेगरी है जिसका सिलेबस कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ ना करें, कुछ भी ना करें। सिंपल सा क्या करें कि जैसे आप मॉर्निंग में बैठे और आपने देखा कि एथिक्स 1 का टेस्ट है, एथिक्स 1 का टेस्ट है और इसमें आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे प्लस उसके सिनॉप्सिस भी मिलेंगे। 6 क्वेश्चन मिलेंगे प्लस इसके सिनॉप्सिस भी मिलेंगे। तो इन सिनॉप्सिस को आपने रीड कर लिया, इन सिनॉप्सिस को आपने रीड कर लिया। इन द इवनिंग में क्या है, आपने क्वेश्चन वाली जो फाइल है उसको दोबारा खोली और इन 6 क्वेश्चन की आपने राइटिंग कर ली। इन 6 क्वेश्चन की आपने राइटिंग कर ली। आपने मॉर्निंग में रीड किया और 6 क्वेश्चन की राइटिंग कर ली। और राइटिंग में हमेशा आप ये ध्यान रखना कि आपकी राइटिंग जो है विद इन टाइम फ्रेम होनी चाहिए। विद इन टाइम फ्रेम का मतलब ये है कि आप जो है 125 वर्ड्स वाला क्वेश्चन जो है वो 7 मिनट में लिखें और 200 वर्ड्स वाला क्वेश्चन जो है 11 मिनट में। तो आप जो क्या कर रहे हो, सुबह आप पढ़ रहे हो और शाम को जो है उसी चीज़ की आंसर राइटिंग कर रहे हो। इससे ये होगा कि जो आपने सुबह पढ़ा, जो सिनॉप्सिस पढ़ा, वो आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना रिटेन करा हो, कितना रिट्रीव कर पा रहे हो, कितना लिख पा रहे हो। तो इस तरीके से और आपकी आंसर राइटिंग भी होती रहेगी। मतलब ऑलमोस्ट 60 डेज आप आराम से आंसर राइटिंग करोगे और जब एग्ज़ाम में जाओगे तो आप बहुत अच्छे से चीज़ें करोगे। देखो, टाइम फ्रेम में पेपर को अटेम्प्ट करना भी अपने आप में एक टास्क है। कंटेंट के साथ साथ आपको स्पीड पे भी ध्यान देना है और वो इस तरीके से ही बनेगी। देखो, कंटेंट तो हम सिनॉप्सिस में प्रोवाइड कर रहे हैं, कंटेंट का तो आपको यहाँ से फुलफिल हो जाएगा कि कंटेंट आपको प्रोवाइड हो रहा है, आप कंटेंट को पढ़ लोगे। लेकिन जो आपका स्पीड है वो कैसे आएगी? स्पीड जो आएगी वो लिख के ही आएगी। वो कोई और फॉर्मूला है ही नहीं स्पीड को लाने का। कोई ये कह दे कि इस तरीके से कर लो, उस तरीके से कर लो, सब बकवास है, सारी चीज़ें बकवास है। स्पीड जो है वो लिख के ही आएगी। और लिखना कैसे है, अगर आपने कोई भी चीज़ नहीं पढ़ी है तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है। इन सिनॉप्सिस को उठाओ, इन सिनॉप्सिस को पढ़ो और शाम के टाइम जो है आप अपने 6 आंसर्स को लिखो और विद इन टाइम फ्रेम। माना कि शुरू में थोड़ी थोड़ी दिक्कत होगी। देखो, मैं आपको बताती हूँ, मैं नाम भूल गई हूँ, आई थिंक रैंक 15 SDM 2023, शायद नाम यहीं लिखा होगा। अच्छा, सुनिष्ठा सिंह। तो सुनिष्ठा सिंह का क्या था कि इनिशियली जब आंसर राइटिंग लिखना शुरू किया तो बहुत ज़्यादा आंसर को लिखने में टाइम लग रहा था। तो सिंपली मैंने एक एक्सरसाइज की थी सुनिष्ठा के साथ। मैंने बोला था जब भी आप अपना आंसर लिखो और उस पर ना मुझे ना टाइम लिख के दे देना ऊपर कि आपने जैसे 3 आंसर्स लिखे या 6 आंसर लिखे तो ये इतने टाइम में करे हैं, इतने टाइम में, और उसको आप स्टॉप कर देना। तो ग्रेजुअली हम लोगों ने इस चीज़ पे काम किया और ग्रेजुअली देखा कि जो आंसर राइटिंग है वो विद इन टाइम फ्रेम होने लगी। तो आप ये मत सोचना कि 60 डेज़ में स्पीड नहीं बढ़ाई जा सकती। 60 डेज़ में भी आपकी आराम से स्पीड बढ़ाई जा सकती है। और जिस तरीके से मैंने आपको चीज़ों को बताया आप उस तरीके से कर लेना। और बाकी ये मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर है और ये नंबर है, आप इन पे जो कांटेक्ट करके बाकी सारे कोई आपको क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आपने एथिक्स करा, फिर उसके बाद गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस। देखो, ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ सिलेबस इज रिटन हेयर और उसके बेसिस पे ही टेस्ट दिए जाएंगे आपको और सारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा 20 मार्च तक। फिर उसके बाद आपने सोसाइटी किया, फिर उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री किया, एंड देन सिक्योरिटी आपका 28 फेब को ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद आपने पॉलिटी 6 मार्च को, एंड फिर उसके बाद ज्योग्राफी आपका 10 मार्च को, हिस्ट्री आपका 15 मार्च को, फिर एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखो, क्योंकि टाइम कम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे आप GS 1 to 4 तो आप कर ही रहे हो और साथ में इसके पैरेलली जो है आपको यूपी स्पेशल करना पड़ेगा, यूपी स्पेशल रिवाइज। तो यूपी स्पेशल को भी देखो,
हमने पूरा सिलेबस दे रखा है और इनके डेली 6 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यूपी स्पेशल के, और उन 6 क्वेश्चन में भी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स होंगे और वो सारी टॉपिक्स होंगे। बाकी आप वीडियो तो देख ही रहे होगे जो मैं आजकल करंट अफेयर्स का वीडियो डालती हूँ। तो इस तरीके से तो आपका यूपी स्पेशल आराम से 25 फरवरी तक आपका ख़त्म हो जाएगा और आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा रिवाइज़ करने का। तो आपका 25 फरवरी तक 25 फेब तक, मतलब इसी महीने आपका यूपी स्पेशल ख़त्म हो जाएगा। फिर आप अपने एस्से पे ध्यान दे सकते हैं। आप ये मत सोचिए, देखो आपको क्या करना है कि GS 1 to 4 तो इधर चल ही रहा है पैरेलल। फिर आपको क्या करना है कि 25 फेब तक, फिर आपको क्या करना है, फिफ्थ फेब तक यूपी स्पेशल पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको 1 मंथ आपको हिंदी को देना है। देखो हिंदी भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। आप अगर उसमें 90+ मार्क्स, अगर मैं इंग्लिश मीडियम वालों को बोलूँ तो 90+ मार्क्स जो लाना है वो इतना टफ नहीं है। और मैंने मेंस 2025 की जो स्ट्रैटेजी बता रखी है उसमें बता रखा है कि हिंदी को किस तरीके से पढ़ना है। आप वो वाला वीडियो ज़रूर देख लेना। ज़्यादा इस पे हिंदी पे ज़्यादा सोर्सेज की ज़रूरत नहीं है कि आप ये सोर्सेज पढ़ो वो सोर्सेज पढ़ो। मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है, एक सिंगल सोर्स बता रखा है जिससे आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो वो हिंदी आप देख लेना कि आप 25 फेब से लेके 25 मार्च तक आप हिंदी पढ़ रहे हो। और बीच बीच में जो है आप एस्से को लिखते रहना कि जो बीच बीच में हो गया कि एक हफ्ते में एक ऐसे लिख लिया, फिर अगले हफ्ते लिख लिया, फिर ये लिख लिया। तो इस तरीके से 2 महीने हैं आपके पास 7-8 जो है हफ्ते 7-8 संडे पड़ेंगे आपके, तो हर संडे को एक ऐसे लिख लिया आपने, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। बाकी ये ऐसे का बैच है। तो देखो मैं आपको ऐसे का बता दूं कि 7 आउट ऑफ 9 ऐसे आपके पूरे पेपर में 9 ऐसे आते हैं। देखो 9 ऐसे आपके पूरे पेपर में आते हैं, लेकिन आपको लिखने कितने होते हैं, 3 एसेज लिखने होते हैं। लेकिन 7 आउट ऑफ 9 ऐसे जो है वो एस्से वाले पेपर से ही आ गए थे। तो आपको जो है एस्से के बारे में भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने प्रिपेयर कर रखा है और ACPPSC को फॉलो कर रखा है तो आपके आराम से एस्से भी कवर हो जाएंगे। तो देखो मैं आपको सिनॉप्सिस अगर दिखा दूँ कि टॉपर्स की कॉपी ज़रूर देख लेना, टॉपर्स की कॉपी ज़रूर देख लेना। और ये कैसे कॉपी एवलेट होती है और कैसे आपको सारी चीज़ें बताई जाती हैं, किस तरीके से आपको इनोवेट करना है, किस तरीके से डायग्राम बनाना है। देखो अगर आपने मेरी लाइव आंसर राइटिंग देखी होगी और या फिर मैं जो अभी करंट अफेयर्स का वीडियो बना रही हूँ तो उससे आपको पता ही चल जाता होगा कि हम लोग की अप्रोच क्या रहती है चीज़ों को लेके। देखो कंटेंट तो प्रायोरिटी है ही, कंटेंट तो इम्पॉर्टेंट है ही, कंटेंट इम्पॉर्टेंट है और लेकिन जो है प्रेजेंटेशन भी इम्पॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन जो है आपका, प्रेजेंटेशन इज़ जस्ट लाइक अ आइसिंग ऑन द केक। केक तो आपको बनाना ही है कंटेंट से, लेकिन प्रेजेंटेशन इज़ द आइसिंग ऑन द केक, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आइसिंग नहीं होगी तो सुंदर कैसे लगेगा कि आपने बहुत अच्छा बेक करके आपने जो है चोको ट्रफल की जो अंदर की ब्रेड है वो आपने बहुत टेस्टी बना ली, लेकिन जब तक चोको ट्रफल वाली जो आइसिंग नहीं होगी केक पे तो वो देखने में सुंदर नहीं लगेगा। हम केक कैसे खरीदते हैं, थोड़ा सा टेस्ट से, और तो कि यार कितना सुंदर केक लग रहा है। तो आइसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और योर प्रेजेंटेशन इज़ द आइसिंग ऑन द केक। तो ये इनोवेशन किस तरीके से करनी है वो, बाकी ये सिनॉप्सिस देख सकते हो, ये टाइप्ड सिनॉप्सिस और आपको हैंड रिटन सिनॉप्सिस। तो आपको टाइप्ड सिनॉप्सिस भी मिलते हैं, कुछ क्वेश्चंस के आपको टाइप्ड मिलेंगे और कुछ क्वेश्चंस के आपको हैंड रिटन सिनॉप्सिस मिलेंगे, जिससे आपको एक आइडिया होगा कि आंसर को किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। कि जैसे ये एथिक्स का आंसर है कि आपने एक डायग्राम बना दिया, आपने एग्जाम्पल दे दिया। और बाकी ये सारे ये कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं श्वेता सिंह SDM। तो आप यहाँ देख सकते हैं और कि थैंक यू सो मच मैम फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड सपोर्ट इन माय एंटायर जर्नी। योर मेंस आंसर राइटिंग हेल्प मी लाइक अ गाइडिंग लाइन्स इन मेंस, मोर ग्रेटफुल टू यू फॉर योर contribution in my journey. And these all are the testimonials of different aspirants who cleared PCS exam, who cleared mains exam, those who gave interviews, मतलब अलग अलग तरीके के टेस्टिमोनियल्स हैं, वो आप देख सकते हैं। बाकी आपको अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी चीज़ है, तो आप मुझको बेझिझक व्हाट्सएप करो या टेलीग्राम करो या कमेंट बॉक्स का यूज़ करो। वो मतलब कोई भी जो भी आपको मीडियम आपको चूज़ करना है उसको करो। और देखो क्या है ना, 60 डेज़ हैं, इनको अच्छे से यूटिलाइज़ कर लो
और सिलेक्शन को ले लो, क्योंकि वो प्रीलिम्स लूप में फंसना, मेंस लूप में फंसना, वो बहुत ज़्यादा जो है वो दुखदाई होता है। तो अगर आप 60 बाद में ये अफसोस ना रहे यार वो 60 डेज़ में यार पढ़ लेना चाहिए था, ये कर लेना चाहिए था। और पता है राइट गाइडेंस भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि राइट गाइडेंस, ये नहीं कि आप कुछ भी पढ़े जा रहे हो, कहीं से भी पढ़े जा रहे हो, आपको लगेगा यार मैंने पढ़ा तो इतना था, मैं इतना ज़्यादा मैं पढ़ रहा था, पढ़ रही थी, लेकिन यार कुछ रिजल्ट नहीं निकला। टारगेटेड जो है, टारगेटेड पढ़ाई करो, what is needed for the exam। देखो these 552 questions are the selected questions। selected मतलब कि बिल्कुल आपको, अगर आपने ये कर लिया तो आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आपके यहाँ से क्वेश्चंस हिट होंगे। तो एक तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा है। तो देखो सिलेबस जब कंप्लीट होता है, सिलेबस अगर आपको ये रियलाइज़ नहीं हो रहा है, तो अगर आप जब ये प्रोग्राम को फिनिश करोगे तब आपको रियलाइज़ होगा। सिलेबस जब फिनिश होता है तो अपने आप में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। अगर सपोज़ अगर आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाओ और आप ये सोचो यार, जैसे आप यूपी स्पेशल का यहाँ देख लो कि यार यूपी स्पेशल के जो पेपर 6 है उसके मैंने ना 19 टॉपिक्स तक करा है, 20, 21, 22 और ये जो 23 टॉपिक्स है, मतलब 4-5 टॉपिक्स मैंने छोड़ दिए, यार यहाँ से क्वेश्चन ना आ जाए। तो इस टाइप का जो फियर होता है वो कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को रिड्यूस करता है। तो जब आप एक स्टिपुलेटेड टाइम में और एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में अगर आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लोगे तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो अपने आप निखर के आएगा। और जहाँ आप जो है 50% मार्क्स लेके आने वाले थे, वहीं आप एग्ज़ाम में 60% मार्क्स लेके आ जाते हो और आप जो है टॉपर्स में आ जाते हो। तो यही कॉन्फिडेंस का खेल होता है कि आप जो है अगर अपने सिलेबस को अच्छे से थोड़ा सा कंसोलिडेट कर लोगे और फिनिश कर लोगे टाइमली, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। तो ये हमने शेड्यूल पूरा बनाया है जिससे आप विद इन टाइम फ्रेम अपने सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर सकें। और मुझे लगता है अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पर टेलीग्राम कर ही लेंगे। और तो ठीक है, आप इस टाइम को जो है अच्छे से यूटिलाइज़ करो और 20 मार्च तक अपना सिलेबस को कंप्लीट करो। और इस बार सिलेक्शन लेके दिखाओ। इस बार 2025 में जो है 2025 का जो यूपीपीएससी है का फाइनल रिजल्ट है उसमें आपका नाम होना चाहिए। इस 60 डेज़ को जो है बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करो।